आप में से ज्यादातर लोगों को इस न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आज के टाइम में सैकड़ों नहीं हजारों लोग और हजारों माता पिता हैं जो इस तकलीफदायक तकलीफ को अपने बच्चों में देखते हैं और रोज उस चीज से लड़ाई कर रहे होते हैं, रोज उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ आप सब लोगों से ऑटिज्म डिसऑर्डर के बारे में। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आज के समय में बच्चों को हो जाए तो माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है, और अगर बड़ों में हो जाए तो उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा तकलीफदायक हो जाती है। कहने को तो शारीरिक कोई तकलीफ नहीं होती कि दर्द होती है, परेशानी होती है, घाव हो गया, जख्म हो गया, जिसको कि दवाइयों से भरा जा सकता है, लेकिन ये जो तकलीफ है वो उस तरह की तकलीफ है जो इंटरनल तकलीफ है। और इस तकलीफ से जो लोग जूझ रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकते हैं कि ये किस तरह का तकलीफ है और इस तकलीफ में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसमें कि जो पेशेंट्स होता है उसका कॉग्निटिव एक्चुअल में एक्सप्रेस करने का, बात करने का, कम्युनिकेट करने का, सोशलाइज करने का जो तरीका है वो तरीका डिफरेंट हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो जाती है, रिएक्शन उसका डिफरेंट हो जाता है, कम्युनिकेशन उसकी डिफरेंट हो जाती है। ये जो है एक तरह से ऐसे कहना चाहिए कि इस तरह के जो लोग होते हैं या इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनका एक अलग से कॉर्नर या अलग से एक सॉफ्ट एरिया बन जाता है जिसमें कि वो अपने ही समझ, अपने ही हिसाब और अपने ही तरीके से रिएक्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं और चीजों को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको कि हम कहते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है। ये आज के टाइम में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और बहुत ही कॉमनली हमारे आसपास आप भी नजर दौड़ाएंगे तो बहुत सारे घरों में इस तरह के लोग या बच्चे आपको जरूर दिखाई देंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें कि सामाजिक संबंधों को डेवलप करने में मुश्किल आने लगती है, भाषा या लैंग्वेज को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं ऐसे बच्चे, रेपिटेशन में बिहेवियर करते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। कम्युनिकेशन में ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, इनका जो इंटरेस्ट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, बहुत ज्यादा रेपिटेशन में होता है। और सबसे ज्यादा मुश्किल ऐसे बच्चों को होती है जब ये स्कूल जाते हैं और जब स्कूल में इनको डेली लाइफ की, डेली की चीजों को जब हैंडल करना पड़ता है उससे उनकी स्ट्रगल जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और बच्चों के साथ साथ माँ बाप के लिए भी ये जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाती है। ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं कि ये बहुत तरह के होती है, इसकी सीवियरिटी, इसके टाइप्स के हिसाब से इसका जो है अलग अलग असर दिखाई देता है और अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप्स होने के वजह से ही इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये वैसे तो 18 महीने से जो उम्र के बच्चे होते हैं उसी टाइम में उनमें कुछ ऐसे बिहेवियर चेंजेस होते हैं जिससे कि दिखना शुरू हो जाता है कि थोड़ा सा ये जो बच्चा है वो कुछ डिफरेंट तरीके से चीजों को रिएक्ट कर रहा है, डिफरेंट तरीके से चीजों को बता रहा है। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ये ऑल जेंडर को हो सकता है, ऑल कैटेगरी के लोगों को हो सकता है, या अमीर को हो सकता है, गरीब को हो सकता है, बॉय को हो सकता है, गर्ल को हो सकता है। इन सब चीजों से ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है, ये परे है, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग जो है आई कांटेक्ट बहुत कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं। जब आप बात करेंगे तो ये आपके तरफ देखेंगे नहीं, ये किसी और तरफ देख रहे होंगे और अपने ही थॉट और अपने ही सोच में होंगे। जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे कुछ, उसका जवाब ये किसी और तरीके से देंगे, जो जवाब देंगे वो रिपीटेशन में और कई बार देंगे। फेशियल एक्सप्रेशन जो है ये इनका अलग अलग तरह का होता है। इसके साथ कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे इरिटेट बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि रिपीटेशन में जिद्दी जिसको कहते हैं, वो जिद बहुत ज्यादा करने लगते हैं। किसी चीज को एक को पकड़ लेते हैं तो बस उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं जब तक कि उनका मन नहीं करेगा उस चीज से अलग नहीं होंगे। उसके बाद स्लीपिंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत तरीके से बहुत शांत और क्वाइट स्लीप इनकी नहीं होती है, डिस्टर्ब वाली स्लीप होती है इनकी। किसी भी चीज को देख के कभी भी इरिटेट हो जाएंगे। कुछ बच्चों में ये सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, वो चीजों को उठा
कर फेंकते हैं, चीज़ों को गिरा देते हैं या चीज़ों को तोड़ देते हैं, या मदर या फादर पे हाथ चलाना और इस तरह से स्टार्ट कर देते हैं, ये सब सिम्टम्स भी जो है या साइन जो है वो बताता है कि बच्चे में ऑटिज्म की प्रॉब्लम इनिशियली स्टार्ट हो गई है। ऑटिज्म वाले जो लोग हैं, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, उनमें कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज भी होती हैं। ऐसे लोगों में मोस्टली देखा गया कि इनका ब्रेन बहुत 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 ज्यादा शार्प होता है। ये चीजों को जब समझते हैं तो बहुत डेप्थ में जाके बहुत क्लैरिटी के साथ समझते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझते हैं और ग्रैस्प करते हैं। ऑटिज्म वाले लोगों की विजुअल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, ब्रेन इनका बहुत ज्यादा शार्प होता है, इनकी मैथ साइंस वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे बहुत ही ज्यादा पकड़ होता है। और इसीलिए देखोगे कि बहुत सारे ऑटिज्म के जो लोग हैं वो मैथमेटिशियन हैं या साइंस में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सो इन लोगों का कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट जो है वो आम लोगों से बहुत 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 ज्यादा बढ़ के होता है। अब अगर कारण की बात करें कि ऑटिज्म होता क्यों है, तो सच कहा जाए तो एग्जैक्ट कारण अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना कि कुछ चीजों पे रिसर्च चल रही है, कुछ चीजें बताई जा रही है, उसके हिसाब से ये होता है कि अगर पेरेंट्स में किसी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तब ये हो सकता है, या जो माँ बाप काफी उम्र में जाकर कंसीव करते हैं, जो मदर है काफी एज में कंसीव करती है और उसके बाद डिलीवरी करती है, तब भी ये देखा जाता है। और ऑटिज्म में एक और चीज भी ये देखा गया है कि अगर कोई भाई बहन आपका है, जो बच्चे हैं, एक बच्चा को अगर ऑटिज्म है तो ज्यादातर संभावना रहती है कि दूसरे बच्चे को भी फिर ऑटिज्म होती है। या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो 7.5 महीने 8 महीने अंडर वेट पैदा हो गया है या प्रीमैच्योर डिलीवरी जिनकी हो गई है, ऐसे केसेस में भी ऑटिज्म होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सिंथेटिक मेडिसिन में ऐसा ऑटिज्म को क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। वहाँ इरिटेबिलिटी को, स्लीप को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस को हटाकर रखने के लिए, नर्व को शांत रखने के लिए, मसल्स रिलैक्सर, इन सब तरह के ही मेडिकेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि जो बच्चा है या जो बड़ा है उसके बॉडी का ग्रोथ एंड रिपेयर ठीक से होता रहे और जो इस तरह की छोटी छोटी साइड इफेक्ट्स उसकी दिखती हैं वो साइड इफेक्ट्स जो है वो कंट्रोल में रहे। इसके साथ साथ कुछ क्लिनिकल जो है जैसे कि स्पीच थेरेपी दिलाना बच्चों को, कुछ इस तरह के संस्थाएं बनी हुई हैं, कुछ क्लिनिक्स खुले हुए हैं जहां पे ले जाकर बच्चों को बिहेवियर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, स्पीच से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब चीजें भी काफी हद तक हेल्प करती हैं बच्चों को सही चीजों को समझने में और उससे भी ज्यादा आम बच्चे, आम लोग, जनरल बच्चों के बीच में रहना, मिलना जुलना और कम्युनिकेट करने में इस तरह की जो क्लिनिकल थेरेपी होती है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब अगर ट्रीटमेंट पे बात आती है तो ट्रीटमेंट में जो है कुछ ऑल्टरनेटिव, कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज और उसके साथ कुछ घर की ऐसी चीजों से, होममेड चीजों से अगर सही तरीके से इसको फॉलो किया जाए तो ऑटिज्म को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ऑटिज्म वैसे लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, इसको पूरी तरीके से शरीर से निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर सही तरीके से इसको ट्रीट किया जाए, जैसे कि मैंने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच से अगर ट्रीट किया जाए, काफी हद तक इसको निकाला जा सकता है और एक सामान्य और आम जिंदगी को जिया जा सकता है। जिसमें कि सबसे पहली चीज, जैसे कि आयुर्वेदा की अगर पर्सपेक्टिव की बात करें, आयुर्वेदा की अगर बात करें तो आयुर्वेदा हमेशा ही ये कहता है कि आपके जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन होगा वैसे वैसे आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। इसका मतलब लाइफस्टाइल का मतलब ये हो गया कि आपका उठने, बैठने, सोने, खाने पीने का तरीका जो है उसको रेगुलेट करना, समय से, टाइम टेबल से फिक्स करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि जिस वजह से इरिटेशन, अग्रेशन, बिहेवियर चेंज या एंजाइटी, स्ट्रेस क्रिएट होती है, उन चीजों को कम करना है। शरीर के अंदर जो कॉर्टिसोल बनती है, जो बैड टाइप ऑफ हार्मोन होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है और जिसके वजह से प्रॉब्लम्स कुछ क्रिएट होती हैं, तो उसको कैसे टोन डाउन रखा जाए, उसको कैसे कंट्रोल रखा जाए और कुछ हर्ब्स को अपने डाइट में अगर शामिल किया जाए तो ऑटिज्म को हम बहुत हद तक रिकवर कर सकते हैं। तो पहली चीज इसमें है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे, किसी भी एज में है, अगर वो करने लायक है तो उसको एवरीडे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 15 मिनट का वॉक कराने की जरूर कोशिश करें। दूसरी चीज, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कराएं।
कराएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अनुलोम विलोम, कपाल भारती, भ्रामरी, ये सब कुछ एक्सरसाइज कराएं और उसको ओम का उच्चारण करने के लिए कहें। ओम के उच्चारण में ध्यान देने की बात यह है कि जो ऑटिज्म के पेशेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं उनका ब्रेन से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, तो ब्रेन तक कुछ चीजें पहुंचे उसके लिए पहले 2 मिनट का उनको शांति का पाठ पढ़ाएं। मतलब कि उनको मेडिटेशन का एक आदत डलाएं जिनमें कि उनको बताएं कि वो शांत बैठे। अगर एकदम 2 साल का बच्चा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर बच्चा आपका 4, 5, 6 साल का है तो आप जरूर उसके इस लाइफस्टाइल में इसको ऐड कर सकते हैं कि आप उसको बोल सकते हैं कि 2 मिनट बैठे और सांस को धीरे धीरे ले, मतलब सांस ले और फिर एकदम आराम से सांस छोड़े, फिर सांस ले और आराम से छोड़े। 2 मिनट पहले ये करें और उसके बाद वो इस तरह से, ये अंगूठा देख लीजिए, ये अंगूठे को इस तरह से लेफ्ट साइड पे इसको रख दे, ठीक है, और उसके बाद ओम का उच्चारण करें। अगर लेफ्ट साइड नहीं हो रहा है तो राइट साइड रख दे। जिस भी तरफ, एक तरफ का नोस्ट्रिल आपको बंद करना है और बंद करने के बाद ओम का उच्चारण करना इस तरह से। सिमिलरली दूसरे साइड से बंद करके, बिना बंद किए नहीं करना। बिना बंद किए अगर आप ऐसे निकालें नहीं, आपको एक नोस्ट्रिल बंद करना है, इससे नर्व के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है। उसी तरह से इस तरफ करना है। 10-10 भी दोनों तरफ से अगर करने की आप आदत सुबह शाम लगा देंगे तो ये बहुत फास्ट रिकवरी करेगा और उससे भी ज्यादा बच्चे का जो ब्रेन है वो बहुत शांत रहेगा। जो इरिटेशन है वो बिल्कुल ही तकरीबन नील हो जाएगी। जंपिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है ऑटिज्म के पेशेंट्स के लिए, जो रोप के साथ जंपिंग कर सकते हैं, खाली जंपिंग कर सकते हैं या एक ही जगह पे खड़े होके जंपिंग कर सकते हैं। अगर ये जंपिंग करते हैं, जो मोटर स्किल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो सब स्किल डेवलप करने में, उन नर्व को जो है एक्टिवेट करने में ये जंपिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बच्चे की मसाज हर रोज करनी है, बड़े हैं तब भी उनकी मसाज करनी है और मसाज करने के लिए जो है आपको सरसों का तेल और तिल का तेल, उस दोनों को बराबर मात्रा में मिला लेना है। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा सौंठ पाउडर मिला देना है और सौंठ पाउडर मिला के पूरे शरीर में नहाने से पहले अच्छे से मसाज कर दीजिए और उसके बाद उसको नहा दीजिए, तो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क आएगा। तो अब रेमेडी की बात करते हैं। तो रेमेडी के लिए आपको क्या चीजें लेनी है? सैफरॉन 20 स्ट्रैंड कम से कम लीजिए, सौंठ का पाउडर 1 चम्मच लेना है, हल्दी 1 चम्मच लेना है, अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच लेना है, ब्राह्मी 1 चम्मच लेना है, ग्रीन टी का पाउडर जो आता है वो पाउडर लीजिएगा आप। अगर पाउडर नहीं है तो आपके पास जो ग्रीन टी है उस ग्रीन टी को मिक्सी में आप पीस सकते हैं। मेरे पास पाउडर है इसलिए मैं पाउडर दिखा रही हूँ। और सोयाबीन का भी पाउडर आता है, आटा जिसको कहते हैं सोयाबीन का आटा, तो वो आपको सोयाबीन का आटा लेना है। और आलमंड मतलब बादाम का भी पाउडर, वो बादाम का ही आटा आता है वो भी। ये सारी चीजें आपने 1-1 चम्मच लेनी है। इन सबको मिक्स कर लेनी है, मिक्स करके रख लेना है। और नाश्ता के बाद बच्चे को 1 चम्मच सुबह में और 1 चम्मच रात में ये लगातार देना है। ये जब खत्म हो जाए आप दोबारा बना लीजिए, इसी अनुपात में बना लीजिए, आप ज्यादा अनुपात में बना लीजिए। इसके साथ आपने शिरोधारा करना है। शिरोधारा से ब्रेन के जितने भी बंद नसें होती हैं वो खुल जाती हैं। आपको नर्व से रिलेटेड कोई और भी अगर डिसऑर्डर है, शिरोधारा से उसको ठीक कर सकते हो। कोई भी इलाज ऑटिज्म को पूरी तरीके से या 100% तो ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन फैमिली की हेल्प, सोशल हेल्प, थेरेपी की हेल्प और कुछ होम रेमेडी और घरेलू चीजों को मिलाकर अगर ध्यान दिया जाए सही तरीके से, थोड़ी मेहनत जरूर है, तो ऑटिज्म के लोगों को, ऑटिज्म के बच्चों को भी एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी दी जा सकती है और वो फुलेस्ट अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ चीजें मैंने बताई हैं उसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली
आपके बच्चे में बहुत ज्यादा आपको चेंज दिखेगा और आप और आपका बच्चा अपनी जिंदगी को खुशियों से भरपूर जी पाएगा। ये फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो था और मेरा बहुत दिल था इस वीडियो को बनाने के लिए। जिनके लिए भी मैंने बनाया है, उम्मीद करती हूँ वो इसको यूज करेंगे। यूज करने के बाद मुझे बताएंगे कि उनके और उनके बच्चे की जिंदगी में किस तरह से इससे चेंज आया। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए और मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए।